लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ इन डिफरेंट फिजिकल सिचुएशन इसमें मेनली एक्सेलरेशन कैलकुलेट होता है, कहीं कहीं नॉर्मल रिएक्शन या फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट। सेकेंड लॉ वेक्टर फॉर्म में हमारा ये है F इक्वल टू एम, जहां ये F नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में यूज करने में थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि वेक्टर की एडिशन में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में इसका एक स्केलर फॉर्म आपके सामने प्रोड्यूस किया था। यहाँ पर A पैरेलल टू X, मीन्स X और A हमारा सेम डायरेक्शन, X and A should have या should be taken along same direction। तो इसका हम इलस्ट्रेशन लेते हैं, पहला सवाल लेते हैं। इसमें हम 3 सवाल बनाएंगे। जैसे कि प्रोजेक्टाइल में हमने आपको 3 स्टेप्स बताए थे, इसमें भी हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप्स 1, ड्रॉ फोर्स डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप 1। स्टेप 2 होगा इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल एक्सेलरेशन and take it as X। स्टेप 3 होगा एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ, तो अभी आपको हम डिटेल में बता रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। तो हम इस सारे सवाल में लॉ जो पूछने के चाहे कोई भी सवाल होगा उसमें हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। We'll follow these 3 steps। पहला, ड्रॉ एबीटी और फोर्स डायग्राम, सिवा आगे एबीटी बोलेंगे। इंडिकेट द पॉसिबल एक्सेलरेशन डायरेक्शन, और इसको हम एक्स ले लेंगे। उसके बाद सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। ये सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको हम अभी स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। पहला स्टेप फॉलो करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है ये, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा जो भी मास होगा वो पॉइंट मास होगा, मीन्स सारा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेट है। इलस्ट्रेट करने के लिए मैं छोटा सा ब्लॉक बना देता हूँ। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर दुनिया में किसी बॉडी का मास है उस पर एक फोर्स जरूर एक्ट करता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी, जो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है। और अगर वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन जरूर एक्ट करेगा, जिसको हम एन लिखा करेंगे। mg एंड नॉर्मल रिएक्शन एन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैं आपको ये डिटेल में बता चुका हूं कि ये कैसे एक्ट करता है।
आप इसको फिर से एक बार समझिए। सपोज कीजिए मैं यहां समझा रहा हूं हाउ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट। इस सवाल में ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेने वाला हूं ताकि आपको इलस्ट्रेशन बेहतर ढंग से समझ में आए। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं मास को ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। सपोज कीजिए कि जो एरिया इसके कांटेक्ट में है वो कुछ इस तरीके से रफ, सपोज, और नीचे जो ये सरफेस है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपका पैर है, ये आपका हाथ है, इट इज योर पाम। जरा सोचिए कि ये बॉडी आपके पैर का क्या हाल करेगा। सपोज अगर यहाँ पे, सपोज यहाँ पे अगर आपका हथेली आ जाए ये, तो ये बॉडी आपके हथेली का क्या हाल कर देगा। कैन यू अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब है कि ऊपर में जो ये बॉडी है तो इस सरफेस को इस तरीके से प्रेस करता है। एक अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये सरफेस कुछ ऐसा है। इस सरफेस पर कील लगी है और ये आपका पैर है। तो सोचिए जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका क्या हाल कर देगा ये सरफेस। ये सरफेस आपके पैर का क्या हाल कर देगा। मीन्स ये इस तरीके से इसके ऊपर, जस्ट लाइक, आई होप आप नॉर्मल रिएक्शन समझ गए। मीन्स मेरे कहने का मतलब है जब भी आप किसी सरफेस के कांटेक्ट में हैं, ये वन सरफेस और टू बॉडी। इमेजिन करें ये जो बॉडी टू है, ये जो बॉडी टू है ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। ये स्पीकर की तरह दिखा रहा हूं, आप इस स्पीकर में ये देख रहे होंगे। ये जरा सोचिए ये आपके हथेली का क्या हाल करेगा। इसकी कोशिश होती है आपकी हथेली को, अगर ये हथेली के ऊपर है तो इस तरीके से दबा दो। अब सोचिए कि ये सरफेस है और आपका हथेली कांटेक्ट है, अगर ये इसको प्रेस करेगा तो ये इसका क्या हाल है। मीन्स जब दो बॉडी कांटेक्ट में होता है इस तरीके से, ये इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाता है और ये इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाता है। ठीक है, यही नॉर्मल रिएक्शन की हिस्ट्री है। तो एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं कि ये आपका दो बॉडी था, इसके ऊपर ये mg लगा जो बाय अर्थ लगता है, और ये सरफेस है, ये सरफेस इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से एक फोर्स लगाता है जिसको हम एन बोलेंगे, बदले में ये इस पर एक रिएक्शन को देता है। आई होप आप ये एक्सटर्नल रिएक्शन का मामला समझ गए होंगे। आइए इसको थोड़ा फेयरली ड्रॉ करते हैं। ये mg और ये n, mg और ये n, ये n का रिएक्शन। n को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी। इट इज योर डिजायर। और ये आपका mg हो जाएगा। ये आपका mg हो जाएगा, ये mg और ये नॉर्मल रिएक्शन। इसके अलावा इसने आपने इसके ऊपर एक और फोर्स F अप्लाई किया, F।
फ्री बॉडी डायग्राम आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से। अब जरा सोच के देखिए, क्या इस बॉडी पर इसके अलावा कोई और फोर्स लगता है? एक mg बाय अर्थ, ये बाय अर्थ हो गया, ये आपका बाय सरफेस हो गया, और ये एक्सटर्नल फोर्स। क्या इस ब्लॉक के ऊपर इसके अलावा भी कोई फोर्स लगता है? आप जरा सोचिए। तो सेकेंड वीडियो को पॉज करके आंसर होगा नो, इस पर और कोई फोर्स नहीं लगता। तो इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम, लेटर ऑन फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे, अभी इसे हम फोर्स डायग्राम बोलेंगे। ये हम पहले भी क्लियर किए थे आपको कि हाउ द फोर्स एक्ट। तो ये था कि हाउ द फोर्स एक्ट। आप इसका एबिलिटी नंबर 1 के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं और नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से। तो आगे से अगर कोई भी सवाल आएगा तो ये एन उसको हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ये mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो आइए अब इस सवाल को बनाते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ द सेकेंड लॉ इज अप्लाई। सेकेंड लॉ हम इसको इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। यहाँ हमारा ए और एक्स सेम डायरेक्शन। आइए एक बार और करते हैं इसको क्लियरली। ये आपका बॉडी, आपने इसके ऊपर एक एन लगाया बाय सरफेस, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक एक्सटर्नल फोर्स F। ये F, ये N, ये mg, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 कंप्लीटेड, ड्रॉ एबिलिटी। स्टेप 2 एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो ये बॉडी इस तरीके से अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये ए का डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे जिसको हम एक्स ले लेंगे। नाउ सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। फ्रॉम सेकेंड लॉ, सम ऑफ एफ इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, उस लेक्चर को आप दोबारा देखिए। ये होता सम ऑफ एक्स कंपोनेंट of all forces acting on the body। अब यहाँ 3 चीजें आ गई जिसके लिए मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ। कोई स्टूडेंट अगर इसको पहली बार देख रहा है, फर्स्ट वीडियो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर के चैप्टर में जाके कंपोनेंट्स का और वेक्टर एडिशन का लेक्चर देखिए, अदरवाइज आप नहीं सकते। इस बॉडी पर आप देखेंगे जिस पर 3 फोर्सेस, इस बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस, एक N है, एक F है, एक N है और एक mg है। सेकेंड लॉ के हिसाब से हमारा नेट फोर्स ये है। तो अगर आप देखें तो ये P इक्वल टू A प्लस B प्लस C के फॉर्म में, A प्लस B प्लस C के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये n का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पहला लिखिए f और cos, मैग्नीट्यूड cos, दूसरा लिखिए n एंड cos, और तीसरा लिखिए mg एंड cos। फिर देखिए f और x में कितना एंगल है? ये f है और ये x है, दैट इज a। तो ये एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड cos लिखे यहाँ 0 डिग्री। फिर देखिए n, ये n है और ये x है जिसको हम a बोल रहे हैं। कितना एंगल है? 90 डिग्री, यहाँ 90 कर देंगे। फिर देखिए mg, ये mg है और ये a है, मतलब x है। कितना एंगल है? 90। तो ये हो गया आपका, ये चीजें जो हो गई, ये चीजें, ये हो गया आपका सम ऑफ इक्वल टू mx। a और x सेम डायरेक्शन में इक्वल टू ma हो जाएगा। अब ये देखिए cos 90 0 होता है, ये n इंटू 0 हो जाएगा, प्लस ये mg इंटू 0 हो जाएगा, प्लस cos 0 1 होता है, ये f इंटू 1 हो जाएगा। केवल f बचेगा, f प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू m। तो f इक्वल टू ma हो गया। तो f हो गया आपका 15 इक्वल टू 3 है, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एक बात है,
जब मैं बच्चों को बोलता हूँ, जब क्लासरूम टीचिंग के दौरान मैं बच्चों को बोलता हूँ ये सवाल बनाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल में सीधा लिख देते हैं F इक्वल टू एम ए, 15 इक्वल टू 5 है या 3 है, और A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं बच्चों को पूछता हूँ ये F अगर नेट फोर्स है, इफ F इज ए नेट फोर्स, देन वाई, तो बच्चों को मैं सवाल पूछता हूँ, यू इग्नोर एन एंड एम जी। तो बच्चे का रिप्लाई करते होता है कि सर ये दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। आने वाले वक्त में आप बहुत सारे सवाल देखेंगे जहां एन और एम जी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। हकीकत ये है कि ये बात सही है कि यहाँ पर एन और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बट ये इट इज नॉट ए ट्रू एक्सप्लेनेशन कि व्हाई यू आर इग्नोरिंग एन एंड एम जी। The true explanation is the component of n and component of mg is zero along the a. Component effect होता है, इस n का और इस mg का इस a के along इफेक्ट जीरो है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा अगर आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, आप हायर फीस के स्टडीज में करना चाहते हैं। सपोज यू आर ए लेक्चरर, क्लासरूम में आप टीचिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों को बोला कि एन और एम जी दूसरे को बैलेंस कर देगा, मतलब अगला केस वही होने वाला, अगला केस होगा जिसमें एन और एम जी दूसरे को बैलेंस नहीं करता। उस केस में आप एन कैसे निकालेंगे, उस केस में आप एन और एम जी को कैसे छोड़ देंगे? तो इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन ये है, इसके कंपोनेंट्स जीरो हो गए। आइए इस सवाल को एक बार और बना के देखते हैं शॉर्टकट में आप ये सवाल कैसे बनाएंगे। आपको हमने बोला कि इस सवाल का आंसर दो, ये बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है F 15 न्यूटन, एक्सेलरेशन निकाला। तो आपने प्रोसीजर को फॉलो किया। सबसे पहले आपने इसकी एफबीडी ड्रॉ की, सब कुछ फ्री हैंड कर लें। ये mg, ये n और ये x, ये तीन फोर्स लग रहा है। ये पहला स्टेप आपने फॉलो किया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, आपने a का डायरेक्शन दिखा दिया और इसको x मान लिया। फिर आपने थर्ड स्टेप में क्या किया, सम ऑफ x निकाला, सारे फोर्स के x कंपोनेंट का सम। तो पहला फोर्स F cos 0, दूसरा फोर्स n cos 90, तीसरा फोर्स mg cos 90 इक्वल टू ma। ये जीरो मीन्स इसको लिखते हैं F प्लस जीरो इक्वल टू ma। यहाँ एक शॉर्टकट ले सकते हैं, जो भी फोर्स ए के परपेंडिकुलर होगा उसके कंपोनेंट्स जीरो हो जाते हैं। तो आगे से जो भी फोर्स ए के परपेंडिकुलर होगा हम भी उसके कंपोनेंट्स जीरो करेंगे। तो F इक्वल टू ma और आपने a निकाल दिया। अब हाउ टू कैलकुलेट n, अगर आपको बोलूं कि n निकालो, n कैसे निकालते हैं? ये बॉडी को देखिए, ये बॉडी n mg और f, ये बॉडी कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ये बॉडी यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसकी मूवमेंट x के अलॉन्ग, अगर इसका y डिस्प्लेसमेंट देखें, sy देखें तो ये जीरो है। तो dy वेलोसिटी अलॉन्ग y क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये y क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में हम क्या करेंगे कि n के अलॉन्ग हम y एज्यूम कर लेंगे और सेकेंड लॉ को ऐसे अप्लाई करेंगे, सम ऑफ fy इक्वल टू ma y इक्वल टू जीरो, क्योंकि a y हमारा जीरो है। अब जरा देखिए, ये n है और ये y है, y और n, एंगल कितना है, जीरो। ये mg है और ये y है, एंगल कितना है, 180। ये f है और ये y है, एंगल कितना है, 90। तो कंपोनेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड और कॉस एक बार किस तरीके आपको करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड कॉस, फिर यहाँ एंगल देते हैं हम वेक्टर इन डायरेक्शन के बीच में। आप वीडियो का वेक्टर का लेक्चर देखिए, सम ऑफ y क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल बिटवीन n एंड y।
एक बार और इसको डिटेल में कर देते हैं क्योंकि बार बार ये डिटेल में नहीं किया जाएगा। सम ऑफ एफ वाई का मतलब हो गया एन वाई प्लस एम जी वाई प्लस एफ वाई। ये हो गया आपका सम ऑफ एफ वाई का मतलब, ये हो गया सम ऑफ एफ वाई का मतलब। एन वाई में मैग्नीट्यूड एंड कॉस। अगेन दिक्कत है तो वेक्टर के लेक्चर पे जाइए, वहां पर कंपोनेंट्स को डिटेल में देखिए, सब कुछ क्लियर किया हुआ है। एन और वाई के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री पुट कीजिए। अगेन मैग्नीट्यूड एंड कॉस एम जी और वाई के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री पुट कीजिए। अगेन मैग्नीट्यूड एंड कॉस एफ और वाई के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री पुट कीजिए। ये हो गया सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो एन माइनस एम जी क्या होगा 0, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी। इसलिए आप बोलते हैं कि एन और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। और अब अगले सवाल में देखेंगे कि एन और एम जी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं। आई होप ये आप समझ गए। ये पहला सवाल है। आप जब इसको बनाएंगे अब ये आपसे मुश्किल से 10 सेकेंड या 20 सेकेंड लेगा, बट पहला कदम जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसमें एक लंबा टाइम लिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी थी। पहला एक्सप्लेन प्रोसीजर क्या होगा, एफबीडी कैसे ड्रॉ करेंगे, दूसरा रिजॉल्व कैसे करेंगे, तीसरा फिर कंपोनेंट का मामला फंस किया तो कंपोनेंट को रिमाइंड करा दिया। आइए अब अगला सवाल लेते हैं, जल्दी बनाएंगे उसको। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ये 37 डिग्री देते हैं, बहुत अच्छा लगता है 37 डिग्री को रिजॉल्व करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट ए है, कैलकुलेट ए एंड एन एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। प्रोसीजर आपको बता दिया हूँ। प्रोसीजर आप सबको अच्छे से बता दिया गया है। सबसे पहले एफबी आइए ड्रॉ करते हैं। एक एम जी लगेगा ही लगेगा क्योंकि मास है, सरफेस के कांटेक्ट में है तो सरफेस इस पर एन लगाएगा, सरफेस इसके ऊपर एन लगाएगा। और एक फोर्स आपने यहाँ हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर लगाया है एफ, ये एंगल 37 डिग्री है। उसके बाद सेकंड स्टेप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन। ए का डायरेक्शन आपकी इंटेलिजेंस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का डायरेक्शन ए, इसको हम एक्स ले लेंगे। फिर अप्लाई करेंगे सेकेंड लॉ सम ऑफ एफ एक्स। एफ का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा, आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा वाई के अलोंग एफ साइन थीटा, इसको वाई ले लीजिए। ये हो गया एफ कॉस थीटा। अगेन एन कॉस 90 होगा और एम जी कॉस 90 होगा। तो ये स्टेप्स लिखना जरूरी नहीं है अब आपके लिए, यू नीड नॉट टू राइट डाउन दिस स्टेप्स। ठीक है, आप इसको इसके बजाय इस स्टेप्स के बजाय आप इसको सीधा लिख दीजिए एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम एन। ये अब अंडरस्टूड है, वो केवल समझाने के लिए था। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्सेस जो है, जो भी फोर्स परपेंडिकुलर टू ए होगा उसका कंपोनेंट्स 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको मिटा देते हैं कंफ्यूजन ना हो। तो एफ हो गया 15 cos 37 इक्वल टू से 3 है, ये 5 हो गया। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 से 5 कैंसिल कीजिए, ए हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैलकुलेट एन। एन के लिए अलग अलग पेज यूज कर रहे हैं बट आपको जरूरत नहीं है। ये एफ है, ये 37 डिग्री, ये आपका एन है, ये आपका एन है और ये आपका एम जी है। अगेन आप क्या देखते हैं कि बॉडी एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, इसको वाई ले लीजिए, टेक इट एज ए वाई। तो सम ऑफ एफ वाई क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज 0, so velocity along y is 0, so acceleration along y is 0,
तो एम ए वाई जीरो हो जाएगा, मीन्स नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मीन्स एफ वाई आपका जीरो हो जाएगा, सीधा जीरो। ये अगेन एन वाई हो गया, चलो एक बार और डिटेल में कर लेते हैं। ये अगेन एम जी वाई हो गया और ये एफ वाई हो गया। एफ वाई यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो शॉर्टकट करते हैं। एफ वाई आपका एफ साइन थीटा है, ये एन वाई हो गया एन कॉस जीरो, एम जी वाई हो गया एम जी कॉस 180 सेम एज बिफोर, और एफ वाई हो गया आपका एफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो, एन प्लस में माइनस एम जी प्लस में एफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो। एक ट्रिक लीजिए, एक शॉर्टकट लीजिए कि जो फोर्स y के अलोंग है, अलोंग y, वो पॉजिटिव है, अपोजिट टू y जैसे mg नेगेटिव है, और परपेंडिकुलर टू y जीरो है, क्योंकि ये f cos थीटा को आप फोर्स की तरह ले सकते हैं परपेंडिकुलर टू y, तो ये आपका जीरो हो गया, इसके y के अलोंग कोई इफेक्ट नहीं है। आगे से हम सीधा ही अप्लाई करेंगे, तो n माइनस एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो। So n will be equal to mg माइनस एफ साइन थीटा। आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ n और mg बैलेंस एक दूसरे को नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 माइनस 15 इंटू 3/5, ये हो गया 30 माइनस 9 दैट इज 21 न्यूटन। ठीक है, आइए अगला बनाते हैं, अगला सवाल और जल्दी जल्दी करते हैं। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। ये आपका ब्लॉक था और ये आपका सरफेस था, और आपने ये फोर्स को इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई किया। ये एंगल 37 डिग्री, थीटा भी ले सकते हैं। अगेन एफबीडी ड्रॉ करेंगे, क्लियरली करते हैं। ये एंगल 37 डिग्री है। तो जब भी आपका ये हेड आ जाए ब्लॉक के ऊपर, तो आप इसको अगर चाहें तो इस तरीके से आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से दिखाइए। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसको इस तरीके से नहीं दिखा के इस तरीके से दिखाइए। एफ एफ एन और एन जी, ये ए का डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस 37, और इस डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन 37। ठीक है, सम ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू एम एक्स, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफ कॉस 37 प्लस जीरो, एन का कंपोनेंट जीरो कर दिया, एम जी का कंपोनेंट जीरो कर दिया। लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये डिटेल में बता चुका हूँ कि परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। आप इसको आप डायरेक्टली यूज कीजिए एज ए शॉर्टकट, इक्वल टू एम ए। तो अगेन 15 4/5 इक्वल टू 3a। तो अगेन इस केस में a आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 4n n के अलोंग y ले लीजिए और सम ऑफ एफ वाई निकालिए। जो n के अलोंग है पॉजिटिव, सीधा कर रहे हैं। जो n के अपोजिट नेगेटिव, ये mg n के अपोजिट है, ये n के अलोंग है, और ये भी n के अपोजिट है। सीधा लिखिए माइनस एफ साइन 37 इक्वल टू जीरो। n क्या हो जाएगा बच्चों, mg प्लस
ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। हम यहाँ क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि जो n के अलोंग है, जो फोर्स n के पैरेलल है, पैरेलल टू n पॉजिटिव, अपोजिट टू n नेगेटिव, परपेंडिकुलर टू n जीरो। तो ये n के अलोंग है, पैरेलल टू n हो गया पॉजिटिव, अपोजिट टू n हो गया नेगेटिव, परपेंडिकुलर अपोजिट टू n हो गया नेगेटिव, परपेंडिकुलर टू n हो गया, छोड़ दिए, इक्वल टू जीरो कर दिया और n निकल गया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पूछा जाएगा एक सवाल कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, एक्सप्लेन। ये आपको यूटी में आएगा। ये एक्सप्लेन हो गया, देखिए कैसे एक्सप्लेन हो गया। ये आपका पुलिंग था, ये आपका पुशिंग था। पुलिंग और ये आपका पुशिंग था। एन एम जी थीटा, एन एम जी और एफ। आगे बढ़ा दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ये थीटा। तो एन पुलिंग, एन पुलिंग के केस में क्या है आपका एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और एन पुशिंग के केस में क्या आया एम जी प्लस एफ साइन थीटा। हालांकि ये इसका इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है, बट यहाँ तक के लिए आप समझिए। यहाँ पर ये एन क्या हो, एम जी क्या होता है, वेट होता है। क्या होता है, वेट होता है। यहाँ वेट में समथिंग माइनस है तो कम हो गया, यहाँ वेट में समथिंग प्लस है तो बढ़ गया। तो बेसिकली यहाँ तक के लिए बेसिकली फ्रिक्शन में एक्सप्लेन होगा ये बेहतर। फ्रिक्शन बेसिकली यूएन होता है, वहां पर बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो है इफेक्टिव वेट, वेट इन पुलिंग, ये इनकम्प्लीट है, आई रिमाइंड यू, ये कंप्लीट होगा फ्रिक्शन में। इफेक्टिव वेट इन पुशिंग, सो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। अभी यहाँ से काम चलाइए, फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से इस लेक्चर में आपने क्या समझा कि हाउ टू अप्लाई सेकेंड लॉ। ठीक है, आइए एक और केस लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा सा आइडिया होगा। ठीक है, a body of mass m is placed on an inclined plane, inclined at an angle theta से 37 degree with horizontal. Calculate acceleration and normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन और सेम है।
सेम एज बिफोर, सबसे पहले क्या करेंगे, बीडी ड्रॉ करेंगे। और ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। तो ये हम एक सरफेस ले लेते हैं, इंक्लाइंड है मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है। ये इसके ऊपर ये ब्लॉक है, ये रहा ब्लॉक। सबसे पहले बीडी ड्रॉ करते हैं। ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ, ये एंगल थीटा गिवन है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, always vertically downward. Then normal reaction, always perpendicular to the surface. Always perpendicular to the surface. So, and just in that. एन, ठीक है। अब देखिए ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, ये थीटा हो जाएगा। ये आपका एम जी है, एम जी फोर्स है, वेक्टर है, इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, मास इंटू कॉस इंटू एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन, से ये वाई ले लिया और ये एक्स ले लीजिए। ये बॉडी इधर स्लिप करेगा, इधर स्लिप करेगा तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, तो ये ए, इसको हम एक्स ले लेते हैं। तो इस mg का ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, तो mg का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। अब हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, अप्लाई कीजिए सेकेंड लो, सम ऑफ fx इक्वल टू mx इक्वल टू ma। हमने आपको क्या शॉर्टकट बताया था, जो a के अलोंग है पॉजिटिव तो mg sin थीटा पॉजिटिव, जो a के परपेंडिकुलर है, जो a के परपेंडिकुलर है ये n परपेंडिकुलर टू a है, छोड़ देंगे, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू a है, छोड़ देंगे, ठीक है, इक्वल टू ma हो जाएगा। m से m को काटिए, ये हो गया आपका g sin थीटा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आपको n निकालना है, n निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था, n के अलोंग y ले लीजिए, ये y, ये mg है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो इधर mg cos थीटा हो जाएगा। तो ये पैरेलल टू n हो गया, n इज पैरेलल टू n, और ये अपोजिट टू n है, और y भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो y के अलोंग पॉजिटिव, जो y के उल्टा नेगेटिव, तो सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई इक्वल टू एम ए, ये क्या हो जाएगा, n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0, n कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा। आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करें। आप ध्यान से देखिए, हर जगह हम एक ही रूल अप्लाई कर रहे हैं, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग ए एंड वैल्यू निकाल दो ए का, n के लिए रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग n और a का वैल्यू निकाल दो। बट इसको समझने के लिए, इसको ठीक से समझने के लिए आपको वेक्टर का आइडिया क्लियर होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड बेटर laws of motion, you must have the idea of component very clearly, component of vector very clearly, and vector addition by polygon rule, vector addition
बाय पॉलीगन रूल। मेरी एडवाइस है, पॉलीगन रूल का मैथ ऑफ कोर्स ये है, E इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड सो ऑन। पी एक्स निकालते हैं, पी वाई निकालते हैं, देन ई निकालते हैं। ये मेरे वीडियो के लेक्चर में जाइए, मेरे ख्याल से 10, 11, 12, 13 में होगा कहीं पे, उसको आप देखिए। और कंपोनेंट का लेक्चर नंबर स्टार्टिंग में ही है, 3-4 लेक्चर में होगा, ये लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में होगा। ये जब तक आपको नहीं आएगा आप लॉज ऑफ मोशन नहीं समझ सकते। क्रैमिंग करके आप 11, 12 पास हो जाएंगे तो फिजिक्स का मास्टर नहीं बनेंगे। अगर आपको एंट्रेंस करना है, आईआईटी करना है, मेडिकल करना है, फिजिक्स का लेक्चर बनना है, यू डिजायर टू गो इन द हायर स्टडीज ऑफ द फिजिक्स, तो आपको सारा आइडिया होना चाहिए। तो जाइए उसको समझिए, देन लॉज ऑफ मोशन का सारा स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए।